तो भारत का भूगोल सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु आप सभी की है और आपकी परीक्षा में भारत के भूगोल से प्रश्न अवश्य आते हैं। मानचित्रण वाले सेक्शन से भी आते हैं, साथ ही फिजिकल जो आपकी ज्योग्राफी है उससे जोड़ करके भी भारत के भूगोल को लेकर प्रश्न पूछता है। तो आज हम उन प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे अभी तक पूछे जा चुके हैं या आने वाले समय में पूछे जाएंगे। ये आप सभी का सुपर मेगा रिवीजन सीरीज है, महा रिवीजन सीरीज है, जिसमें अभ्यास उन प्रश्नों का हम कर रहे हैं जो कि अवश्य पूछे जाएंगे। तो आने वाले कुछ ही समय बाद आप बहुत सारे प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एक बड़े रिवीजन के तौर पे इस सत्र को मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपके एग्जाम के टाइम पीरियड पे आपकी तैयारी को बूस्ट करने में सबसे बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसमें सम्मिलित होइए और सम्मिलित होकर के इन प्रश्नों के अभ्यास से जुड़िए। आप लोग भी इनका पूरा का पूरा फायदा और बेनिफिट उठाइए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, मतलब भारत की मानक समय रेखा कहां कहां से गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत मानक समय रेखा कहां कहां से आपकी गुजरती है। उसको लेकर के ये पूरा का पूरा प्रश्न है आप सभी का। तो वो यहां पर पूछ रहा है भारतीय मानक समय यामोत्तर कहां से नहीं गुजरती। तो एक बार मैं यहां पे लिस्ट बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कहां कहां से गुजरती है। आपको पता है 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर वो भारत की मानक समय रेखा है। अब इतना तो आप लोग जानते होंगे कि मानक समय रेखा में जो समय बचता है वही पूरे देश का समय माना जाता है। मानक मध्याह्न रेखा से ये आपकी 0 डिग्री से ये आपकी 5.5 घंटे ज्यादा है। ठीक है, कितनी है? 5.5 घंटे ज्यादा है। ठीक है, कहां कहां से होकर गुजरती है? ये आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, सीजी, ओडिशा और आपका तीसरा अगला है आंध्र प्रदेश। तो 5 जगह से होके गुजरती है। सिंपल सा है, महाराष्ट्र इसका ऑप्शन नहीं होगा, महाराष्ट्र से होके नहीं गुजरती है। ये आपको रट लेना है, 82.5 डिग्री आपकी। ठीक है, ये आपको दिमाग में उठा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये सीमा से भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछता है कि भैया कौन से उसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। सीमावर्ती देशों को लेकर क्वेश्चन आते हैं। देखो, बांग्लादेश की टोटल जो है, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं हम। 4096 किलोमीटर जो है हमारी टोटल सीमा है। तो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला भारत सबसे बड़ा देश के तौर पे है। 4096 किलोमीटर के आसपास हमारी सीमा है। और बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 5 है टोटल। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल है आपका। पश्चिम बंगाल के साथ असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। बाकी इंटायर वीडियो में और मास्टर वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरा हुआ है इसने, और मिजोरम सिंपल सा है। मणिपुर इसका ऑप्शन होगा कि मणिपुर जो है आपका, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा? मणिपुर आपका होगा। ठीक है, क्या होगा? मणिपुर। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, मणिपुर आपका नहीं है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के संदर्भ में कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? कौन सा समूह? तो पाकिस्तान के साथ कौन सा सीमा साझा करता है? इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले, ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले समूह आपको जानते हैं। पहली बात तो आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों का विभाजन हो चुका है। जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है। तो यूटी बना देने के कारण से आपको पता होगा कि बहुत सारा हिस्सा जो है आपका लद्दाख के क्षेत्र में चला गया। लद्दाख अपने आप में खुद एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे बन गया है। तो ऐसे में एक तो पंजाब आपका मिलता है, ठीक है, पंजाब आपका सीमा साझा करता है। पंजाब के अलावा जम्मू कश्मीर सीमा साझा करता है, राजस्थान सीमा साझा करता है और गुजरात। टोटल कितने राज्य की संख्या है? टोटल है ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो आपको सीमावर्ती राज्य पता होना चाहिए। यहां पे निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कह रहा है। कौन सा सही नहीं है? सबसे पहली चीज, अब देखिए यहां पर दिया गया राज्यों की संख्या आपको पता है कि 28 है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 स्टेट हैं। बाकी क्षेत्रफल टोटल अब भारत का कितना है? ठीक है, 3.28 जो है आपका मिलियन जो आपका
वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतरी विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी याद कर लेना, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इससे। भारत जो है कन्याकुमारी है आपका। देखिए भारत के जो बिंदु हैं, मैं एक बार बिंदु बता देता हूं। सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। दूसरा है इधर है आपका गौरमोता, गौरमोता गुजरात में है, सबसे पश्चिमी है आपका ये। और सबसे पूर्वी है आपका जो है, सबसे ईस्टर्न कौन सा है, ये है आपका किबुथु, किबुथु सबसे पश्चिमी ये है। और सबसे उत्तरी आपका जो है ये सबसे साउथ में कन्याकुमारी है। सबसे उत्तरी आपका कौन सा है, सबसे उत्तरी आपका गौरमोता हो गया, किबुथु हो गया, कन्याकुमारी हो गया। सबसे नॉर्थ में है आपका, इसका नाम है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, कौल, ठीक है, सबसे उत्तरी। और सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है यहां पे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट है, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट है, ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट है, ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पूछ रहा है कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा को लेकर के आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस राज्य से होकर गुजरती है, झारखंड से जाती है। उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, उड़ीसा से नहीं जाती, बिहार से नहीं जाती, आंध्र प्रदेश से जाती है। जाती कहां कहां से, एक बार मैं क्रम से सारे बता दे रहा हूं, एक बार क्रम से आप देख लीजिए। एक तो गुजरात से जाती है आपकी, गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा है, फिर आपका मिजोरम है। बस ये 8 स्टेट है, ये रट जाने हैं आपको, बस सिंपल से हैं, ये आपको पता भी होंगे लेकिन फिर भी रिवाइज करा दे रहा हूं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणन बिंदु जो है आपका कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु सबको पता, अभी मैंने बताया, सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है, ग्रेट निकोबार। अब ये डूब चुका है, वैसे जब 2004 में दिसंबर में सुनामी आई थी तब ये डूब गया था, और ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं। भूतकाल में भारतीय स्थलाखंड कहां सरका था, आपको पता है। देखो इसके लिए पूरा का पूरा एक सिद्धांत है जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो है पहले क्या था, भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। कहां का भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग। ये जैसे पृथ्वी है, इसमें जो ध्यान रखिएगा, रुक जाइए, एक ही महाद्वीप था पहले। ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ है, इसमें एक ही महाद्वीप था आपका जिसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था, पैंजिया, ठीक है। बाकी जलराशि का नाम था पैंथालाशा, पैंथालाशा, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा एक थ्योरी दी गई है जिसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, वेगनर ने दिया है। और इसके तहत इन्होंने कहा पेंजिया का विघटन हुआ, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बन गया। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बन गया आपका। भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और ये उत्तर की तरफ आपका खिसका था, तो उत्तर की तरफ आपका भारत खिसका है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसका विभाजन कहां हुआ, उत्तर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है नेचुरल तौर पे। तो भारत को प्राकृतिक भागों में देखा जाए तो मुख्य तौर पे 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। 4 भाग और 6 उपभौतिक प्रकार। 4 भाग मुख्य तौर पे 4 भागों में और 6 उपभौतिक, 4 भौतिक विभागों में, भौतिक, और 6 उपभौतिक, उपभौतिक विभाग, विभाग, ठीक है, इसमें विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब 4 कौन कौन से हैं आपके हैं। पहला है उत्तर का पर्वत मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर दूसरा है विशाल मैदानी क्षेत्र। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और चौथा है
तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, तो 4 क्षेत्र हैं आपका। उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत, फिर है आपका मैदानी क्षेत्र, मैदान के बाद है पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो ये उत्तर में पर्वत है, फिर बीच में आपका क्या है, मैदानी क्षेत्र है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है आपका। तो बीच में मिडिल में आपका मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण में पठारी क्षेत्र है, साउथ में आपका पठारी क्षेत्र है, और फिर इसके बाद तट प्लस द्वीप, ये आपका चौथा भाग में विभाजन है। ठीक है, और 6 उपभौतिक विभाजों में भी इसको विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कह रहा संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन के पठार का हिस्सा है, ये कथन सही है। ठीक है, देखिए मतलब जो मेघालय का पठार है ना, जहां पे ये गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियां हैं आपकी, ये पहाड़ियां आपकी हिमालय का विस्तार नहीं है, ये पहाड़ियां आपकी हिमालय का विस्तार नहीं है, ये पहाड़ियां आपकी क्या है, दक्कन के पठार का ही विस्तार है। और ये दोनों आपस में अलग होते हैं राजमहल गारो गैप से। राजमहल की पहाड़ियां है ना पश्चिम बंगाल और झारखंड में, राजमहल और गारो, गारो ये पहाड़ियां हैं आपकी मेघालय में। तो राजमहल गारो गैप, जिसको हुगली नदी और गंगा नदी तन ने काट दिया है, तो राजमहल गारो गैप से अलग होती है, इसी को मालदा गैप कहते हैं, मालदा गैप। तो मालदा गैप या राजमहल गारो गैप से ये क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। नेक्स्ट अगला कह रहा है कश्मीर घाटी की रचना एक स्वाभाविक नति है, यह बिल्कुल सही है कथन। नेक्स्ट है गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त के रूप में हुई है, यह भी कथन आपका सही है। ठीक है, देखिए मेघालय के पठार के बारे में बता दिया, ये इसका हिस्सा है। दूसरा, कश्मीर की घाटी आपकी सममित नति है, यह भी सही है कथन आपका। और दूसरा, गंगा का जो विशाल मैदान है आपका, तो गंगा के विशाल मैदान की जो आपकी रचना हुई है, ये पहले क्या था आपका, यहाँ पे टेथिस सागर था। क्या था यहाँ पे, टेथिस सागर था। और जब दोनों भूखंड आपस में मिले हैं, तो मिलने के परिणाम स्वरूप इसका जो है कालांतर में पूरा का पूरा मैदान और हिमालय पर्वत श्रेणी, इन सब का जो है आपका क्या हुआ है, और जो नदियों द्वारा लाया गया निरंतर अवसाद है, वो भी मिलकर के गंगा का मैदान बनता है। नहीं कह रहा हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुई है। त्रिकोणीय नहीं हुई है, 2 प्लेटें हैं, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, चीनी कोई प्लेट भी नहीं है। तो इन 2 प्लेटों के अभिसरण से हुई है, इसलिए कथन 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो ये आपके फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है अगला, कह रहा है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, और नीचे दिए गए कूट से देखिए। तो कह रहा है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं, बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि हिमालय में ग्लेशियर्स हैं और हिमालय की नदियां हमेशा क्या होती हैं, सतत वाहिनी। अपना जल जो है ये क्या करती हैं, मेंटेन रखती हैं। क्या करती हैं, मेंटेन रखती हैं। और इन नदियों का उद्गम श्रेय चूंकि हिमानी से होता है, तो वर्ष भर पानी होता है। दूसरा, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश हिस्सा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, यह भी कथन सही है। ज्यादातर पानी हमें दक्षिण पश्चिमी मानसून से मिलता है, यह ज्यादा प्रभावशाली होता है। लेकिन आप देखिए इन नदियों को सतत वाहिनी होने के पीछे का ज्यादा कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून नहीं है। क्यों? यदि दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता तो दक्षिण भारत की नदियां भी आपकी सतत वाहिनी होती, क्योंकि वहां पर भी पानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ये तो 4 महीने ही जल मिलता है इसका कारण है ग्लेशियर। तो कथन और कारण दोनों तो सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। ये क्या है, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, ये आपको सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। मान लीजिए कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत की क्या स्थिति होती, क्या संभाव्य प्रभाव होता। तो यहां पे देखिए, देश में अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होने लगता। बिल्कुल कथन सही है आपका ये। ठीक है, बिल्कुल कथन सही है। यदि हिमालय नहीं होता तो जो चाइना है या जो रूस है, रूस में जो आपकी वहां से साइबेरियाई पवने हैं वो आके जमा देती हैं इस पूरे क्षेत्र को। ठीक है, तो हिमालय के कारण से पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। सिंधु गंगा मैदान इतने सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हिमालय से बड़ी मात्रा में अवसाद और मिट्टी और गाद ला करके नदियां मैदान का निर्माण करती हैं, तो यह भी नहीं होता यदि हिमालय नहीं होता। नेक्स्ट, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है वो आकर के हिमालय से टकराता है और हिमालय उस मानसून को रोकता है और भारत में वर्षा कराता है। तो इन तीनों कारणों में जो है आपके ये तीनों कथन सही हैं, इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
कुमायूं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच अवस्थित है? आपको पता है बाडिया महोदय के द्वारा हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन किया गया है। उसके तहत जो है सतलुज और काली नदियों के बीच का जो स्थान है, काली और सतलुज के बीच का जो स्थान है वो आपका कुमायूं हिमालय कहलाता है। अब ये आप लोग इंटायर वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने ये चीजें पढ़ाई हैं, वहीं से देखो सब वही पढ़ाया जो मैंने आपको, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, इसी से क्वेश्चन जो आएंगे वही सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप लोग एक बार उस वीडियो में जाके सारी चीजों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित में से आप क्या देखेंगे? ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन था और 2012 में आया था। आपको पता है आईएएस में क्वेश्चन सारे अच्छे आते हैं। क्या क्या देखा जा सकता है? क्या गहरे खड्ड देखेंगे? गहरे खड्ड का मतलब है आई आकार की घाटी, आई आकार की घाटी जिसे हम गार्ज कहते हैं, बिल्कुल देखेंगे। सिंधु नदी का गार्ज है, नदियां आकर के पहाड़ों को काटती है। यू घुमाव वाले नदी मार्ग ये भी देखेंगे। यू आकार की घाटी हिमानी में देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये भी देखेंगे। इसके बाद समानांतर पर्वत श्रेणियां बिल्कुल है आपकी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सारी आपकी समानांतर है, तो ये भी देखेंगे। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये भी देखेंगे। अभी देखिए जोशीमठ का भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गई ना जोशीमठ में, तो इसका कथन इसमें चारों सही होंगे, आपके चारों स्थितियां देखने को मिलती हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पे देखिए एक चित्र दिया गया है आपका, और इस चित्र में देखिए ये सारे घटना चक्र से मैंने प्रश्न लिए हैं। घटना चक्र में पिछले साल के प्रश्नों का संकलन किया गया है। आप लोगों को घटना चक्र अवश्य पढ़नी चाहिए। मैंने डिटेल से जो है घटना चक्र से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपके यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे ये क्रम दिया गया है, ये मैप दिया गया, और घटना चक्र में पिछले साल के प्रश्नों का ही संकलन है, उसी से पूरा का पूरा ये मैं आप लोगों के लिए काम करवा रहा हूं। यहाँ पे 4 पर्वत श्रृंखला दी गई है। नंबर 1 आपकी काराकोरम है, याद कर लेना, इसको ऐसे याद कर लो, के एल पी, फिर यहां पे नीचे 5 नंबर पे धौलदार है और बीच में जे है, के एल जे पी डी, ठीक है। तो के से काराकोरम है, यहां पे एल से लद्दाख है, फिर आपकी जास्कर है, फिर आपकी पीर पंजाल है, चौथे नंबर पे पीर पंजाल है, 5वें नंबर पे धौलदार है, ठीक है, धौलदार है। तो सिंपल सा यदि क्रम की बात करें तो काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख है। देखो के बाद एल है, ध्यान रखिएगा, के एल राहुल याद कर लो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है, फिर धौलदार आती है आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं आपके, ठीक है, 2 कथन है। पहला कह रहा है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में अवस्थित है। सबसे ज्यादा आपको पता है भूकंप आपके कहां पे, हिमालय में है, और हिमालय आपका भूकंप क्षेत्र सिस्मिक जोन 4 में आता है। सबसे हाईएस्ट यही है आपका, सिस्मिक जोन 4 में हिमालय आता है। 4 और 5 को एक साथ जोड़ करके अब 4 कैटेगरी बना दी गई आपकी, ठीक है। और जो है इसमें से सबसे ज्यादा बुरी स्थिति जो आपके पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे क्षेत्र यहां पे शामिल हैं और इन सबको जोन 4 में रखा गया है, ठीक है। अगला कह रहा है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। बिल्कुल कथन सही है आपका, ये हिमालय में बहुत सारे अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र, बहुत सारे थ्रस्ट हैं, बहुत सारे फॉल्ट हैं, बहुत सारी दरारें हैं जो यहां पर अवस्थित हैं और आने वाले भूकंप में बहुत ज्यादा ये बड़ा कारण बन सकते हैं और इसके कारण से भी ये भूकंपीय क्षेत्र के कारण ही बनता है। तो कथन और कारण दोनों एक दूसरे को लेकर के ये, तो कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। देखिए कई सारे फॉल्ट हैं, आप जैसे देखेंगे तो लघु बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट है आपका, जिसको एमएफटी बोलते हैं, और जो लघु हिमालय और शिवालिक है उसके बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है आपका। तो ये जो फॉल्ट है इस कारण से भी ये क्षेत्र बहुत ज्यादा अति संवेदनशील है और इस कारण से इसको भूकंपीय जोन 4 के अंतर्गत रखा है। सारे फॉल्ट भूकंप के कारण ही पड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ठीक है। देखिए जो हिमालय है वहां पर जो परतें हैं आपकी, यहां पे जीवाश्म जो है हीन नहीं है, जीवाश्म पाए जाते हैं आपके। और ये क्या है आपकी वलित पर्वत है। हिमालय कैसा है? वलित पर्वत श्रेणी है और वलित पर्वत श्रेणी के बाद जो है यहाँ पे परत दर परत जो है डेवलप हुई है। तो ये जीवाश्महीन नहीं है, जीवाश्म है, इसमें पाए जाते हैं आपके, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों पे समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? केवल 2 और
3, केवल 2 और 3 इसके सही आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा कहां पाई जाती है? कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। क्या है ये आपका? कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है करेवा भू आकृति। ठीक है, करेवा भू आकृति कहां पाई जाती है? कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट यहां पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है आपकी? सबसे प्राचीन श्रृंखला आपको पता है अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अरावली गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली रिज तक आपका टोटल 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है और अपलेशियन पर्वत जो कि यूएसए में है, उसी जो है समकालीन है उससे जुड़ी हुई है आपकी। ये प्री कैम्ब्रियन युग की है और ये धीरे धीरे अपरदित होती जा रही है। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, इसका सर्वोच्च शिखर है आपका 1722। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रेणी है। यहां पे सर्वोच्च शिखर है आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू में अवस्थित है आपका। ठीक है, इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर 1722 में। ठीक है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और ये देखो, मैंने इसको शूट किया है वैसे भारत दर्शन के तहत और जल्द ही इसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। थोड़ा सा लेट हो रहा है पर वीडियो मैंने इसका शूट किया। अन्नाई मुड़ी है आपकी, अन्नाई मुड़ी में खड़े होकर के मैंने पूरा बनाया है एक वीडियो, तो जल्द ही मैं आप लोगों को दूंगा। भारत दर्शन केरल से जाके मैंने शूट किया था। तो आपकी अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये टोटल 2695 मीटर हाइट की है आपकी। ठीक है, और यहां पे देखेंगे अन्नाई मुड़ी का मतलब है हाथी का माथा। ये पूरा हाथी जैसी, मतलब जब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा तो आप उसमें देखना जरूर, हाथी जैसे बैठा हुआ हो उस तरीके से पूरी की पूरी है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पे अवस्थित है आपकी ये। नेक्स्ट है, यहां पे बहुत सारी पहाड़ियों का क्रम दिया गया है और कह रहा है कि सही क्रम से आप सजाइए, बताइए कि पहले कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है नल्ला मल्ला पहाड़ियां हैं। नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में सीमा बनाती हैं। तो नंबर 1 में है नल्ला मल्ला। ठीक है, नंबर 1 में नल्ला मल्ला पहाड़ियां हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जवादी पहाड़ियां, नल्ला मल्ला के बाद है जवादी, नल्ला मल्ला फिर है आपकी जवादी, जवादी पहाड़ियां। जवादी पहाड़ियों के बाद जो है आपका पड़ता है सेवराय पहाड़ियां। कौन सी? सेवराय पहाड़ियां पड़ती हैं, लेकिन यहां पे नीलगिरी पहाड़ियों को लेकर के है। हाँ, इसके बाद ही आपकी तीसरे नंबर पे नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी आपकी क्या है? एक तरीके से ये पूरी तरीके से एक यहां पे ट्रायंगल है, कई सारी पहाड़ियां आपस में आकर के इसमें मिलती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगली पहाड़ी आपकी अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी, नीलगिरी, और इसके बाद चौथे नंबर पे है अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई के बाद पांचवें नंबर पे है कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ियां। ये केरल में आपकी पड़ती हैं इलायची की पहाड़ियां। सबसे लास्ट में आपकी यही पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, फिर आपका अन्नामलाई दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं आपकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पे अवस्थित है? तो ये आपकी पालिनी पहाड़ियां हैं। वो माफ करिएगा, पालिनी नहीं है, ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियां हैं। अभी मैंने अभी बताया कि ये मिलन स्थल पे अवस्थित है आपकी नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, नीलगिरी दक्षिण पर्वत भाग में है। इसका सर्वोच्च शिखर दोंदा बेट्टा है, दोंदा बेट्टा, दोंदा बेट्टा। ठीक है, सर्वोच्च शिखर, और ये आपका दूसरा सर्वोच्च शिखर है दक्षिण भारत का। नंबर 1 पे अनामुडी है, अनामुदी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका डोंडा बेट्टा आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न नीचे कूट दिए गए हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम पे आपको इनको लगाना है। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो है एक क्रम यदि देखते हैं तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, मतलब साउथ में सबसे पहले कौन है, फिर नॉर्थ में, दक्षिण से उत्तर की तरफ सही अवस्था में आपको लगाना है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले इनमें से रफली आप एक बार देखेंगे तो सबसे उत्तर में आपको दिखेंगी पीर पंजाल पहाड़ियां। कहां पे दिखेंगी? सबसे उत्तर में आपकी पीर पंजाल पहाड़ियां है क्या? ठीक है, ठीक है, सबसे उत्तर में आपकी पीर पंजाल, यानी कि दक्षिण से उत्तर हमें लगाना है। सबसे पहले दक्षिण की लगानी, यानी कि सबसे लास्ट में आपका 3 नंबर होगा पीर पंजाल पहाड़ियां। इसके बाद फिर आपका आती हैं सतमाला पहाड़ियां, सबसे लास्ट में है। सप्तमाला महाराष्ट्र में है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, जेके में है। ठीक है, नागा पहाड़ियां आपको पता है नागालैंड वाले क्षेत्र में है, और कैमूर की पहाड़ियां बिहार में है, बिहार, और ये नागालैंड। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यदि आपको लोकेशन पता है तो सबसे पहले आपकी आएगी
सतमाला पहाड़ियां, दक्षिण से उत्तर लगाना है ना, सबसे लास्ट में 3 नंबर आएंगी। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई नागालैंड और कैमूर को किस तरीके से देखें, तो देखिए पहले बिहार पड़ता है, नागालैंड हल्का सा नीचे पड़ता है, यदि हम आपका अक्षांश के तौर पे देखें तो फिर इसके बाद आपका अगला आएगा 2 नंबर, फिर आपका 3, फिर 4 नंबर और फिर 3 नंबर। तो सबसे दक्षिण में सतमाला है महाराष्ट्र, फिर इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे कैमूर, तीसरे नंबर पे नागा, चौथे नंबर पे पीर पंजाल। ठीक है, थोड़ा लोकेशन याद रखेंगे तो आ जाएगा। सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन है? इलायची की पहाड़ियां, इन्हीं को कार्डमम हिल्स कहते हैं आपकी। ठीक है, तो कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इलायची अत्यधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसको इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा धूपगढ़ चोटी कहां पर अवस्थित है आपकी, तो धूपगढ़ चोटी अवस्थित है सतपुड़ा रेंज में। कहां पर अवस्थित है? सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ टोटल है आपकी 1350 मीटर, 1350 मीटर है आपकी धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, यहां पे पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी। ठीक है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है आपकी। यहीं पर आपका एक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल है पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। नेक्स्ट है, यहां पे सुमेलित करने के लिए आपको दिया गया है कि सुमेलित कीजिए, सुमेलन बताइए। ठीक है, सभी लोग इसको आराम से करिए, सभी लोगों को इत्मीनान से करते रहना है साथ साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, सभी लोग जुड़ करके पूरा कंप्लीट करते जाइए, साथ में मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, आराम से करते जाना है। अब देखो ये आपको पता है कि भाई गारो पहाड़ियां कहां पे हैं, मेघालय में, सब जानते हैं। ठीक है, अब यहां पे डालमा, कोलाई मलाई, मिरी, तो मिरी पहाड़ियां आपकी डीएम, ये याद कर लीजिए, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डीएम एम, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। तो मिरी आपकी अरुणाचल प्रदेश में चली गई। ठीक है, इसके बाद आपकी कोलाई मलाई है, कोलाई मलाई आपकी तमिलनाडु में है, डालमा आपकी झारखंड में है। ठीक है, ये आपको क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक स्वास्थ्यवर्धक पर्वत स्थल है, पर्यटक स्थल है, जिसका नाम है कोडाईकनाल। कह रहा कोडाईकनाल कहां अवस्थित है, तो ये तमिलनाडु के डिंडीगुल में अवस्थित है। ठीक है, कहां अवस्थित है? तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में अवस्थित है। कहां पे अवस्थित है? तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में। यहीं पे पालिनी पहाड़ियां हैं, वहीं पर पालिनी पहाड़ियों पर ही कोडाईकनाल है। ये एक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल है, स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल है। यहां पे देखो ऊंची चोटियां दी गई हैं, क्रम दिया गया है। तो केरल में सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, इसके बाद ये इराविकुलम नेशनल पार्क है, उसी में आपकी अवस्थित है। ठीक है, या कहें कि इसी चोटी में। इसके बाद नागालैंड है आपका, नागालैंड, नागालैंड की है सारामती, ये आपकी सबसे ऊंची है नागालैंड की सारामती। सारामती कौन सी है? सारामती। इसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड की है नंदा देवी, नंदा देवी। तमिलनाडु है, तमिलनाडु की दोंदा बेट्टा, तो दोंदा बेट्टा दूसरी जो है हाईएस्ट पीक है, नंबर 1 पे अनामुड़ी है, फिर आपका सारामती है, नंदा देवी है। इनसे क्वेश्चन पूछता है, एक बार ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। अब देखो इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहले आता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय से 2 बनेंगी आपकी। हिमालय की सबसे ऊंची और दूसरा बनेगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची, ध्यान रखिएगा। अब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी क्या है? एवरेस्ट, एवरेस्ट है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन, दोनों ध्यान रखना है, K2 गार्डविन। ठीक है, K2 आपकी भारत में, वो माफ करेगा, कंचनजंगा है। एक मिनट गड़बड़ हो गया आपका, यह है कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, अब जब आपसे पूछे कि भारत की सर, ये आपकी K2 गार्डविन जो है ना, ये हिमालय में नहीं है, ये काराकोरम में है। काराकोरम लद्दाख में अवस्थित है, काराकोरम। तो ये आपकी काराकोरम में है। अब यहां पे देखो हिमालय की सबसे ऊंची तो एवरेस्ट है, भारत में अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची कंचनजंगा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी देखो ये आपकी नेपाल में पड़ती है, नेपाल में। तो वैसे भी ये एवरेस्ट आपकी भारत की ये आपकी सिक्किम में पड़ती है, सिक्किम में। लेकिन देखा जाए तो K2 आपकी एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे हाईएस्ट पीक है,
तो पूछे भारत में अवस्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2 गार्डविन ऑस्टिन। लेकिन पूछे हिमालय में अवस्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। क्यों, K2 आपकी काराकोरम में अवस्थित है। ये क्लियर रखिएगा, एक क्वेश्चन ये आपका गड़बड़ाता है, फिर बच्चों को बहुत गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का अवैध कब्जा है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचे पर्वत शिखर में आपका माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद K2 गार्डविन है। माउंट एवरेस्ट कितना है, 8848। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद आपका K2 कितना है, 8611। ठीक है, मीटर। ये आपका K2 की है, ये आपकी एवरेस्ट की हाइट है। ठीक है, इसके बाद कंचनजंगा आता है। कंचनजंगा आपका भारत में सिक्किम वाले क्षेत्र में पड़ता है, 8598 मीटर। ठीक है, और इसके बाद आपका मकालू आता है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची करा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो यहां पे भारत पूछा है। ठीक है, एवरेस्ट तो आपका हिमालय का सबसे ऊंचा है, तो भारत का इसमें से सबसे ऊंचा है K2 गार्डविन। ठीक है, लेकिन यहां पे K2 गार्डविन है नहीं, तो ऐसे में कंचनजंगा सही ऑप्शन होगा। क्या होगा, कंचनजंगा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि कंचनजंगा आपका सिक्किम में अवस्थित है। यदि K2 होता तो K2 सही हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी घाटियां दी गई हैं और कह रहा है कि इनको मैच द फॉलोइंग लगाइए। ठीक है, देखिए मरखा घाटी जो आपका है ये लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में थी लेकिन अब विभाजन हो गया है लद्दाख में। ठीक है, क्या है, मरखा घाटी आपकी लद्दाख में है। मरखा घाटी के बाद जुकू घाटी है। जुकू घाटी जुफू पर्वत आप में नागालैंड में है। ठीक है, जुफू पर्वत नागालैंड में है। इसके बाद सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर क्षेत्र में। और थुथांग घाटी आपकी क्या है, ये आपकी है, चुंबी घाटी भी है, यूथांग घाटी है सिक्किम में। ठीक है, तो घाटियों से भी क्वेश्चन पूछता है, आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट एक साइलेंट वैली है जिसको मौन घाटी भी कहते हैं। साइलेंट वैली या मौन घाटी जिसको कहते हैं, ये आपका ये राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में अवस्थित है, तो ये कथन गलत है, ये केरल में आपकी अवस्थित है। नेक्स्ट कह रहा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड्डू डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव किया गया है, बिल्कुल कथन है सही आपका। ठीक है, यहां पे देखिए सबसे पहली बात साइलेंट वैली के बारे में थोड़ा सा एक बात ये बता दूं, जब अंग्रेज पहली बार साइलेंट वैली पहुंचे तो वहां पर पाया कि यहां पे बहुत ज्यादा कीड़े नहीं है। जैसे जंगलों में होता है ना कि बहुत कीड़े होते हैं, बहुत आवाज आती है, अपेक्षाकृत उसकी तुलना में यहां पर वैसे कीड़े नहीं जो आवाज करते हैं। इस कारण से अंग्रेजों ने इसका नाम साइलेंट वैली में पड़ा। इसका ये केरल के पलक्कड़ जिले में है। कहां पर, पलक्कड़ जिले में पालाघाट वाले क्षेत्र में अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पे अवस्थित है, नल्ला मल्ला पहाड़ियों में नहीं अवस्थित है। कहां अवस्थित है, पलक्कड़ जिले में, पश्चिमी घाट में, नीलगिरी पहाड़ियों में आपकी अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा कह रहा है कि साइलेंट वैली के पास जो है पत्थर कट्टू डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहीं से जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर आपका ये बनाई जा रही है। नेक्स्ट है कुंता नदी। कुंती नदी मौन घाटी के प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे कुंता नदी बहती है, तो कुंता आपकी भरत पूजा की सहायक नदी है। केरल की 2 प्रमुख सहायक नदियां, एक तो पेरियार है, पेरियार मैंने शूट किया, एक बार आप देखिएगा जरूर भारत दर्शन में, और दूसरी है भरत पूजा। भरत पूजा जो आपकी भरत पूजा की दूसरी ये आपकी सहायक नदी है। तो साइलेंट वैली से होकर जाती है कुंती नदी, स्थानीय नदी है आपकी, क्या है, कुंती नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका सही सुमेलित नहीं है। क्या सही सुमेलित नहीं, यहां पे दर्रे दिए गए हैं और बता रहा है कि इन दर्रों को आप सही सुमेलित करिए। सबसे पहला है चांगला। ठीक है, चांगला आपका जो है लद्दाख में है। अभी तो जम्मू कश्मीर में पहले तो था, अब लद्दाख में अवस्थित हो गया आपका। ये आपका कहां है, लद्दाख में। ठीक है, रोहतांगला आपका हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और सेला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सेला भी आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो बहुत सारे सीपी किला हिमाचल प्रदेश में, माना, नीतीला, लिपू लेक आपका उत्तराखंड में है। देखो बहुत सारे दर्रे हैं आपके, मैं एक बार दर्रे आपको स्पष्ट बता रहा हूं। लद्दाख में खारदुंगला है, काराकोरम है, जोजिला है, चांगला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बनिहाल है, पीर पंजाल है, दर्रे हैं आपके। दर्रे मतलब पहले नदियां यहां से बहती थी, 2 पहाड़ों के बीच में स्थान है जो एक तरीके से जिसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में सीपी किला है, रोहतांगला है, बाड़ालाचला है, जो है
पारंगला है, मणिरंग है। उत्तराखंड में आपका मुलिंगला है, नीतिला है, लिपुलेख है, आपका कुंगरी है, भिंगला है, नामा है, रातमला है, बहुत सारे हैं आपके। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला है, दिफू दर्रा है, सेला है। मणिपुर में तुजू दर्रा है। महाराष्ट्र में थाल घाट और पाल घाट है। केरल में आपका नहीं, महाराष्ट्र में भोर घाट और थाल घाट है, केरल में पाल घाट है। ठीक है, यहां पे देखिए दर्रे दिए गए बहुत सारे इनके बारे में। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सिक्किम में नाथुला दर्रा कहां पे है? सिक्किम में। लिपुलेख आपका यहां है, रोहतांगला यहां है, पालघाट यहां है, ये है सिक्किम में। नाथुला जेपेला सिक्किम के हैं ये दर्रे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पर्वतीय दर्रों का सही क्रम पूर्व से पश्चिम क्रम में पहचानना है कि भाई पूर्व से पश्चिम क्रम में। ठीक है, तो यहां पर आपको एक तो बनिहाल दर्रा आपका कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले ये क्रम से भी पूछता है, आपको स्टेट पता होनी चाहिए कि कौन कहां पे अवस्थित है। सिपकीला तो हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा आपका ये। ठीक है, अब आसानी से इसको निकाल दीजिए। नंबर 1 में सिपकीला आएगा, फिर आपका लिपुलेख आएगा, फिर आपका नाथुला आएगा, फिर आपका बोमडीला आएगा। तो स्टेट पता है तो आप निकाल सकते हैं स्टेट के हिसाब से इनको। ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। नेक्स्ट कह रहा है, हिम रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच में होती है? हिम रेखा मतलब जिससे ऊपर फिर बर्फ ही रहे, है ना। तो हिमालय की वो औसत रेखा जिसके ऊपर बर्फ रहती है आपकी, तो देखा जाए तो हिमालय की जो औसत रेखा है 4300 से लेकर 6000 मीटर पूरब में आपकी अवस्थित है। ठीक है, औसत हिमरेखा कितनी है? देखो दो भाग हैं, एक तो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में आपकी ये ज्यादा है थोड़ा। ठीक है, उत्तरी भाग में ये 5500 से 6000, 5500 मीटर से 6000 मीटर पे आपकी बर्फ चालू हो जाती, फिर बर्फ ही रहेगी, उसके ऊपर का पूरा ये हिम वो रहता है। और जो महान हिमालय का दक्षिणी भाग है वहां ये 4500 से 6000 है दक्षिणी भाग में। उत्तरी भाग में आपका जो है 5500 से 6000 है और दक्षिणी भाग में आपका 4500 से 6000 पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो हिमालय पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय पे ये आपकी औसत हिमरेखा लगभग 5500 के आसपास और पूर्वी हिमालय पे 4500 के आसपास। तो 4300 से 6000 ये मान के चलते हैं आप, इसमें सारे सोरा अवस्थित है। कह रहा सियाचिन हिमनद कहां अवस्थित है? देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका ये नुब्रा नदी घाटी के उत्तर में अवस्थित है। नुब्रा नदी से होकर के हम सियाचिन ग्लेशियर को जा सकते हैं। कहां पर अवस्थित है? सियाचिन ग्लेशियर आपका नुब्रा नदी में। यहां पर देखिए बहुत सारे ग्लेशियर दिए गए हैं और इनका मैच दो फॉलोइंग पूछ रहा है। बंदरपुर से आपकी यमुना निकलती है। ठीक है, यहां पे कौन सी नदी निकलती है ये आपका यहां पे है, तो एक बार देखना पड़ेगा। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा जो है यहां पे यमुना दिया नहीं, क्या कह रहा है? हाँ, ये यमुना ऊपर ही तो है। हाँ, इससे बंदरपुर से यमुना निकलती है। 12 सिगरी से आपकी चेनाब निकलती है। 12 लाचाला भी बोलते हैं इसको, 12 सिगरी भी बोलते हैं। यहां से आपकी चेनाब नदी निकलती है। मिलान ग्लेशियर से गोरी गंगा निकलती है आपकी। ठीक है, गोरी गंगा। सियाचिन आपका नुब्रा नदी के पास आपका सियाचिन ग्लेशियर है, नुब्रा नदी। और जेमू से आपकी तीस्ता नदी निकलती है। जेमू से तीस्ता नदी। और जो मिलाम ग्लेशियर है यहां से गोरी गंगा निकलती है, गोरी गंगा। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कौन से सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बंदरपुक्ष वाला है, 12 सिगरी है आपका। और जो है आपका ये सियाचिन है। 1 2 4 ए सही है इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां है? तो आपको पता है कि प्रादेशिक जल क्षेत्र जो होता है एक तो आधार रेखा होती है और आधार रेखा से ही आपका प्रादेशिक जल क्षेत्र 12 समुद्री मील तक होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है। मालाबार से एक भारत दर्शन का वीडियो भी आया था, बाकी क्लास में भी पढ़ाया है कि तट रेखा से 12 समुद्री मूल तक आपकी प्रादेशिक जल रेखा, 24 समुद्री मील तक आपका संलग्न क्षेत्र होता है, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, और इसके बाद आपका 200 समुद्री मील तक, 200 नॉटिकल माइल तक आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये है आपका कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। पश्चिमी तटीय मैदान को देखिए, आपका यह ध्यान रखना है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के जिस भाग को अन्य नाम से जाना जाता है वो है कोंकण तट। ठीक है, संकीर्ण मैदान है आपका
और इसका दक्षिण वाला भाग है इसको मालाबार कहते हैं, दक्षिण भाग को मालाबार, पूरब वाले क्षेत्र को, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इसको कोरोमंडल कहते हैं, और कर्नाटक वाले तट को कन्नड़ तट कहते हैं, कन्नड़ तट। ये गोवा वाला तट है, गोवा और महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार को पृथक करता है, अंडमान से निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, देखो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को, मिनिकॉय एंड मालदीव 8 डिग्री, इन दोनों को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल आपका ये अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है, दोनों को। ठीक है, इतना याद रखना है। एक आपका है डंकन पास, डंकन पास लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। कोको चैनल, कोको चैनल म्यांमार में कोको द्वीप है, उत्तरी अंडमान से अलग करता है, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है। पाक स्ट्रेट आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो स्ट्रेट है इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। और मन्नार की खाड़ी जो आपकी है, मन्नार की खाड़ी आपकी ये तमिलनाडु और श्रीलंका वाले क्षेत्र में है, मन्नार की खाड़ी, तो ये उसको अलग करता है। ठीक है, इतना दिमाग में बैठा के रखना है। तो इसका सही आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारतीय राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। देखिए बैरन द्वीप जो आपका है ना, ये आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर में अवस्थित है, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है ये? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये कहां अवस्थित है? अंडमान सागर पर। कहां अवस्थित है? अंडमान सागर, पोर्ट ब्लेयर के पास है। पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर सक्रिय ज्वालामुखी है, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ये होगा केवल एक, केवल एक सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप कहां पर अवस्थित है? लक्षद्वीप आपके अरब सागर में अवस्थित है, सब जानते हैं। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में, और मैंने 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल दोनों के बारे में आपको बताया है, 8 डिग्री भी बताया और 9 डिग्री चैनल भी बताया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? चौथा। नंबर 1 पे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। ठीक है, राजस्थान, फिर इसके बाद एमपी है जस्ट बगल में, फिर आपका एमएच है, और फिर आपका यूपी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। इतने सारे टॉपिक मैंने आपके करा दिए, फिर आगे मैं करवाऊंगा बाकी के टॉपिक आपके रिवीजन के अंतर्गत। आज इतने टॉपिक का रिवीजन आप सभी का हो गया। अब देखिए आप लोगों ने इंटायर वीडियो में सारे टॉपिक पढ़े होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन यदि वहां ये हल कर पा रहे तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन जो पढ़ा है आपने सारे कवर कर पाओगे, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।